रामनगर नामक गांव में एक मोहन नाम का एक गरीब और फूटी किस्मत वाला लकड़हारा रहा करता था। मोहन के साथ कुछ न कुछ हमेशा बुरा ही घटित होता रहता था। एक दिन मोहन कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने वाला ही था कि तभी उसकी पत्नी संजना उससे बोली, मेरी बात कान खोलकर सुनो, आज मुझे जलेबी खानी है। अरे बकवास बंद कर संजना। तुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं बड़ी मुश्किल से ही 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ और तुझे जलेबी खाना है। गजब करती हुई यार। मुझे कोई मतलब नहीं, दूसरे लकड़हारों की पत्नियों को रोज शाम को अच्छे अच्छे पकवान खाते हुए देखती हूँ। मैं तो तुमसे केवल जलेबी ही मांग रही हूँ। मोहन ने अपनी पत्नी संजना की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल गया। सुबह से शाम तक मोहन ने घने जंगल में मेहनत की और लकड़ियां काटी। लकड़ियों का गट्ठा अपने सिर पर रखकर वो बोला, अरे आज किसी भी कीमत पर मुझे इन लकड़ियों को अच्छे दामों में बेचना ही होगा और अपनी पत्नी के लिए जलेबी ले जाना होगा, नहीं तो आज वो मेरी जान ले लेगी। गजब ताने मारती है भाई। इतना कहकर लकड़हारा मोहन गांव की दिशा की ओर चलने लगा। तभी अगले ही पल तेज बारिश होने लगी। अरे हे भगवान, ये क्या हो गया? अभी बारिश क्यों करवा दी? लकड़ी बेच लेता फिर करवाते। अरे कहाँ छुपूं? मोहन छिपने के लिए कोई स्थान ढूंढने लगा। कुछ ही देर में लकड़ियां पूरी तरह गीली हो गई। मोहन गीली लकड़ियों को लेकर गांव के बाजार में चला गया। तभी एक ग्राहक उसके पास आया। हाँ भैया, लकड़ियों के क्या दाम है? देखिए भैया, मैं केवल 5 मुद्राओं में सारी लकड़ियां दे दूंगा आपको। ये मेरा दिमाग खराब है क्या, जो मैं तेरी गीली लकड़ियां 5 मुद्राओं में खरीदूंगा? बस 1 मुद्रा दूंगा, जल्दी बता। ठीक है भैया, लाओ 1 ही मुद्रा दे दो। ग्राहक ने एक मुद्रा पकड़ा दी। मोहन ने वो मुद्रा ली और सीधे अपने घर चला गया। मोहन घर पहुंचा और एक मुद्रा अपनी पत्नी के हाथों में रख दी। यह क्या, केवल 1 मुद्रा? कल तो संजू लकड़हारे के घर पर बैठी थी, मेरे सामने संजू ने अपनी पत्नी के हाथों पे पूरे 10 मुद्राएं रख दी। मैंने तुमसे जलेबी लाने को कहा था, वो कहाँ है? अरे अचानक से बारिश हो गई तो मैं क्या करता। मोहन की पत्नी गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से चली गई। अगले दिन मोहन फिर से अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल गया और लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां काटने के बाद मोहन अपने सिर पर गट्ठा रखकर गांव की ओर जाने लगा कि तभी तेज तूफान आ गया। तेज हवा की रफ्तार से मोहन का संतुलन डगमगा गया और वो गिर पड़ा। लेकिन तभी मोहन ने देखा कि उसकी लकड़ियां तालाब में गिर चुकी है और पानी में तैर रही है। हे भगवान, आज तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब मैं क्या करूँगा? मेरे पूरे दिन के मेहनत बेकार हो गए। लगता है आज खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। क्या करते हो भगवान, क्या चाहते हो? मोहन खाली हाथ घर आ गया। ये क्या, कल 1 मुद्रा लेकर आए थे, आज कुछ भी नहीं। हे संजना, मेरी बात समझ, इसमें मेरी कोई दोष नहीं था। अचानक से जंगल में तूफान आ गया तो मैं क्या करूं? तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी ही गलती है और मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है तुमसे विवाह करना। इतना कहकर संजना गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से चली गई। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, आखिरकार मेरे दिन कब बदलेंगे? क्या मैं सारा जीवन ऐसे ही रहूंगा? अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मेरी पत्नी भी मुझको छोड़कर भाग जाएगी। अगले दिन मोहन फिर से जंगल की ओर चला गया। सुबह से लेकर शाम तक उसने बड़ी मेहनत की और लकड़ियां काटी। लकड़ियों का गुट्ठा बनाकर गांव की ओर जाने ही वाला था कि तभी वहां पर एक जंगली भेड़िया आ गया। वो भेड़िया मोहन को घूरने लगा और अचानक उस पर हमला कर दिया। मोहन घबराकर भाग गया। लकड़ियों का गट्ठा नीचे गिर गया और उसकी कुल्हाड़ी भी झाड़ियों में जा गिरी। मोहन दौड़कर एक घने वृक्ष के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद भेड़िया वहां से चला गया। हे भगवान, अब आखिरकार यह क्या हो गया? परसों बारिश, कल तूफान और आज ये जंगली भेड़िया।
क्या अब मैं कभी भी लकड़ियां गांव में नहीं बेच पाऊंगा? क्या करूं मैं? इतना कहकर मोहन ने उन कुल्हाड़ियों को देखा जो कच्ची मिट्टी पर गिरकर खराब हो चुकी थी। उन पर कीचड़ लग गई थी। उसे अपनी कुल्हाड़ी भी कहीं नहीं मिली। मोहन बेचारा चुपचाप गांव लौटने लगा। अचानक फिर से बारिश शुरू हो गई। उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। अरे सत्यानाश! अरे अब तो कपड़े भी गंदे हो गए। क्या करूं मैं? कुछ देर बाद रामू गांव पहुंचा। उसकी हालत को देखकर गांव का मुखिया जो चौपाल पर बैठा हुआ था चौंक पड़ा और उसके पास आया। अरे भाई मोहन, रुको रुको। अरे भाई, तेरे कपड़ों को क्या हो गया? क्या तू कीचड़ में गिर गया था क्या? मोहन ने सारी घटना मुखिया को बता दी। मुखिया हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगा। अरे देख भाई मोहन, पूरे गांव को पता था कि तेरी किस्मत फूटी है। आखिरकार तू क्यों नहीं मान लेता कि तू फूटी किस्मत वाला है? अरे बकवास बंद करो मुखिया जी। मदद करने की बजाय तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अबे क्या मेरी मति मारी गई है जो मैं तेरी मदद करूंगा? नहीं भैया, फूटी किस्मत तू ही रख। तेरा आरोप तुझे नहीं चाहिए। चल चल, देख क्या कर रहा है। दफा हो जा यहाँ से, चल जा। मोहन चुपचाप अपने घर लौट आया। मोहन की हालत देखकर संजना चौंक उठी। आपके कपड़ों को क्या हुआ और आपके चेहरा मिट्टी से क्यों सना हुआ है? मोहन ने सारी घटना अपनी पत्नी संजना को बता दी। किसी ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाओ और पूछो कि आखिर तुम्हारी कुंडली में जो शनि बैठा है वो कब दूर होगा। किसी पंडित से दोषों का निवारण करवाओ, हवन करवाओ, पूजा करवाओ, कुछ भी कराओ, लेकिन घर पर कुछ धन तो लेकर आओ। यह कहकर संजना फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन मोहन सीधा जमींदार के हवेली में जा पहुंचा। उसने जमींदार को सारी घटना बताई और कहा, जमींदार जी, मुझे इतना कर्ज दे दो कि जिससे मैं कुल्हाड़ी खरीद सकूं। ठीक है, तेरी हालत पर तरस खाकर मैं तुझे यहाँ मुद्रा दे रहा हूँ। मुझे लगता नहीं कि तू इन्हें कभी चुका पाएगा, क्योंकि तू कुछ भी कर ले, तेरी फूटी किस्मत के सहारे तो कुछ नहीं कर पाएगा। इतना कहकर जमींदार हंसने लगा। मोहन क्रोधित होकर हवेली से बाहर निकला और बाजार में एक नई कुल्हाड़ी खरीदकर दोबारा जंगल चला गया। जंगल पहुंचकर मोहन लकड़ियां काटने के बजाय एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगा। अरे अब तो सारा गांव मेरा मजाक उड़ाने लगेगा। पता नहीं मेरा जीवन कब तक इसी तरह कटेगा। क्या करूं मैं, क्या करूं? तभी मोहन की नजर सामने एक साधु पर पड़ी। अरे जब भी जंगल में जाता हूँ तो इन्हें तपस्या में लीन ही देखता हूँ। आज क्यों ना अपनी किस्मत के बारे में साधु महाराज से ही पूछ लूं। इतना कहकर मोहन साधु के पास गया। साधु ने आंखें खोल ली और कहा, क्या हुआ पुत्र? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें झलक रही है। मोहन ने तुरंत अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया। साधु महाराज, मेरे हाथ की रेखा देखिए ना। बताइए मेरी कुंडली में जो दोष है वो कब समाप्त होगा? अब तो सारा गांव मेरा मजाक उड़ाने लगा है। इतना कहकर मोहन ने सारी घटना साधु को बता दी। साधु गंभीरता से उसका हाथ देखकर बोला, तुम्हारी हाथ की रेखाएं तो बहुत भाग्यशाली है। तुम्हारी कुंडली में भविष्य में राजयोग लिखा है। तुम राजा बनोगे। यह सुनकर मोहन चौंक गया और साधु को देखने लगा। फिर अचानक वो जोर से हंस पड़ा। अरे साधु महाराज, गांव वाले तो मेरा मजाक उड़ाते ही हैं। पत्नी भी मेरा मजाक उड़ाती है। आप भी मेरा मजाक ही उड़ाने लगे। ठीक है, यही दुनिया की रीत है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शांत पुत्र शांत, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता हूँ, ना किसी से मजाक करता हूँ। जो देखता हूँ वही बताता हूँ। तुम्हारे हाथ की लकीरें यही बता रही है बेटा।
अच्छा, राजयोग है। ओ भी मेरे हाथ में। तो बताइए, थोड़ा समझाइए, थोड़ा इशारा दीजिए जिससे मैं यह समझ सकूं कि एक मामूली लकड़हारा जिसके खाने तक के पैसे नहीं है वो कैसे राजा बनेगा, बताइए भला। साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मेरे पास आना ही इस बात का इशारा है कि नियति तुम्हें अब महल की ओर खींच रही है। यहाँ से दाहिने दिशा में चले जाओ, वहाँ एक घना जंगल है। जो भी पहला प्राणी तुम्हें वहाँ दिखाई देगा उसे अपने घर ले जाना। उसके बाद देखना तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। मोहन गहरी सोच में पड़ गया। एक बार साधु महाराज की बात मानने में भला क्या ही हर्ज है। कर लेते हैं साधु महाराज, बड़ी ही गंभीरता से कह रहे थे। हो सकता है मेरी किस्मत में राजयोग लिखा हो। भाई, किस्मतें ऐसी ही तो बदलती है। चल मोहन, किस्मत आजमाया जाए, अब चल। इतना कहकर मोहन कुल्हाड़ी लेकर साधु के बताई हुई दिशा की ओर चल पड़ा। मोहन अपनी धुन में जंगल की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसकी नजर एक तालाब के किनारे खड़े हुए एक उदास गधे पर पड़ी। गधे को देखकर मोहन पूरी तरह चौंक गया और अपने आप से बोला, हे भगवान, यह तो एक गधा है। अरे मेरी मति मारी गई थी जो मैं तालाब की ओर देखने लगा। अब तो मुझे इस गधे को ही अपने घर ले जाना पड़ेगा। इतना बोलकर मोहन गधे के पास चला गया। चल भाई गधे, अरे चल, तेरा समय अब जंगल में खत्म हो गया। अब तुझे मेरे घर पे रहना होगा, क्योंकि तेरी ही वजह से मेरी किस्मत बदलेगी। पता नहीं गधा कब से मेरा किस्मत बदलने लगे। साधु महाराज भी ना। चल भाई चल। गधा चुपचाप मोहन के साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद मोहन अपने घर आ गया। गधे को देखकर मोहन की पत्नी संजना चौंक गई। ये गधा कहाँ से उठा लाया आपने? क्या आप धोबी हो? मोहन मुस्कुराते हुए संजना को सारी घटना बताने लगा। यह सुनकर संजना क्रोधित हो उठी। हे भगवान, अब तो मुझे पूरी तरीके से विश्वास हो गया कि आपकी तकदीर कभी नहीं बदलने वाली। इस गधे को उठा लाए सिर्फ इस साधु की बात पर विश्वास करके। अरे उसने तो जरूर तुम्हारा मजाक उड़ाया होगा। अरे नहीं संजना, साधु महाराज ने बहुत ही गंभीरता से मेरे हाथ की लकीरें देखकर कहा था, तो मैंने कहा लो चलते हैं। अब तो मुझे बताइए कि यह गधा तुम्हारी किस्मत कैसे बदलेगा? वो तो मुझे नहीं पता। काश आपकी नजर शेर पर पड़ जाती। इतना बोलकर संजना चली गई। मोहन गधे की ओर देखकर बोला, ये गधे भैया, मेरी पत्नी की बात का बुरा मत मानना। क्या कि खराब समय होने की वजह से थोड़ी सी चिचड़ी हो गई है, थोड़ा दिमाग खराब हो गया है उसका। लेकिन वो हमेशा ऐसे नहीं थी, बहुत अच्छी है वो। अरे अरे, इतना जोर जोर से काहे ढेचू आ रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा एक एक शब्द समझ रहे हो। देखो भाई, घर से बाहर मत निकलना, यही रहना है। अब चलो सो जाए। मोहन यह कहकर सो गया। लेकिन आधी रात को अचानक गधा तेजी से भागता हुआ जमींदार के खेत में घुस गया और कुछ ही देर में उसकी सारी फसलें खराब करने लगा। जमींदार का नौकर जो खेत में पहरा दे रहा था, गधे को देखकर चौंक गया और भागते हुए बोला, अरे तेरा सत्यानाश हो जाए गधे, तूने जमींदार की फसल की ऐसी की तैसी कर दी। अरे तेरी वजह से मुझे मार खानी पड़ेगी, क्योंकि रात की रखवाली की नौकरी तो मेरी ही थी ना। गधा कहीं का, चल भाग यहाँ से, भाग। लेकिन गधा दौड़ता हुआ चुपचाप मोहन के घर की ओर भागा और उसके घर में घुस गया। अगले दिन जमींदार जब अपने खेत में आया तो उजड़ा हुआ खेत देखकर वो पूरी तरह चौंक गया। गुस्से में उसने नौकर से कहा,
अरे तो खेत की रखवाली तेरे जिम्मे थी ना, तो आखिरकार खेत में तेरे होते हुए जंगली जानवर कैसे घुसा, यह तो बता तू। मालिक, मैं तो जंगल की ओर नजर रखे हुए था, लेकिन जानवर जंगल से नहीं बल्कि गांव से आया था। जब मैंने उसका पीछा किया तो सीधा मोहन के घर में घुस गया। क्या मोहन के घर में मोहन ने अपने घर पर शेर चीते भालू पाल रखे हैं क्या? नहीं मालिक, वो एक गधा था। सुना है कि मोहन एक गधा लेकर आया है। क्या एक गधा दूसरे गधे को लेकर आया है? यह क्या बात कर रहा है तू? चल मेरे साथ, तू मोहन के घर पर चल। जमींदार अपने नौकर के साथ गुस्से से मोहन के घर आ पहुंचा। उस समय मोहन कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने ही वाला था। अरे मोहन, तेरे गधे ने मेरे खेत का सत्यानाश कर दिया है। इतना नुकसान कर दिया है कि उसकी भरपाई कौन भरेगा? तेरा बाप करेगा? हैं? तेरा बाप करेगा क्या? अरे यह क्या कह रहे हो जमींदार जी? सही कह रहे हैं जमींदार। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक गधा अचानक से खेत में आग घुस आया और उसने खूब तबाही मचाई। फिर जब मैंने उसका पीछा किया तो वो तेरे घर में घुसा है। देखिए जमींदार जी, मुझे नहीं मालूम कि यह सब रात में कैसे हुआ, यह कब कब निकल गया, मुझे कुछ नहीं पता। अरे कुछ नहीं पता तो पता रखना चाहिए ना। आज तो मैं तुझे माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर तेरा गधा मेरे खेत के आसपास भी दिखाई दिया, चंड बना दूंगा मार के उसका। यह कहकर जमींदार अपने नौकर के साथ वहां से चला गया। देखा तुमने, तुम्हारे गधे ने आते ही सत्यानाश करना शुरू कर दिया। आज जमींदार के खेत में घुसा है, कल मुखिया के खेत में घुसेगा, परसों किसी और के। पूरा गांव तुम्हें मिलकर मारेगा। मैं कहती हूँ अभी इसे जंगल में फेंका। उस साधु ने तुम्हें मूर्ख बनाया है। अरे संजना, कुछ दिन इसे घर में रहने देते हैं ना। एक काम करता हूँ, मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ, इसको भी साथ ले जाता हूँ। चलो। मोहन अपने गधे को लेकर जंगल चला गया। उसने मेहनत से लकड़ियां काटी, उन्हें गधे की पीठ पर रख दी। हाँ तो देख गधे भाई, बात यह है कि तुझे मैं साधु महाराज के कहने पर लाया था, लेकिन कल जो तूने जमींदार के खेत में हरकत की है ना भाई, आइंदा मत करना। अगर दोबारा ऐसा करेगा तो जमींदार मुझे पीट पीट कर बुरा हाल कर देगा। वो तो मुझे पता भी नहीं, समझ रहा है ना। चल अब देख क्या रहा है, चल। मोहन कुछ दूर ही चला था कि अचानक गधे ने लकड़ियों का गट्ठा गिरा दिया। लकड़ियां सीधी तालाब में जा गिरी। अरे जी करता है कि डंडे से मार मार कर तेरा बुरा हाल कर दूं। गधे कहीं की नालायक, लेकिन क्या ही करूं। एक तो है बेजुबान प्राणी, चाह कर भी मार नहीं सकता। पूरे दिन मेहनत पर पानी फेर दिया इस गधे ने। मोहन गुस्से से गधे को लेकर वापस घर आ गया। मोहन ने सारी घटना संजना को बता दी। क्या हुआ, आज भी लकड़ियां लेकर नहीं आए? तुमसे तो बात ही करना बेकार है। गधे की नहीं, तुम्हारी फूटी किस्मत है। रात को जब मोहन सो गया, गधा चुपचाप निकल गया और सीधा फिर जमींदार के खेत में घुस गया। उसने फसल को तहस नहस कर दिया। इत्तेफाक से नौकर ने उसे फिर देख लिया और डंडा लेकर गधा के पीछे दौड़ पड़ा। गधा फिर से भागकर मोहन के घर में घुस गया। अगले दिन जमींदार गुस्से में अपने नौकर के साथ मोहन के घर आ पहुंचा। उस समय मोहन जंगल जाने की तैयारी कर रहा था। अरे ओ मोहन, अरे तेरे गधे ने कल फिर से मेरी सारी फसल खराब कर दी। मैंने तुझे कहा था ना, अपने गधे को संभाल कर रख। जमींदार जी देखिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। क्षमा करने से काम नहीं चलेगा।
तेरे गधे ने जितना नुकसान किया है उसकी भरपाई तू करेगा। आज रात से तू मेरे खेत में काम करेगा और तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं जमींदार जी? अगर मैं आपके खेत में काम करूंगा और आप मुझे कुछ नहीं देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? वो सब मुझे नहीं पता। आज रात खामोशी से मेरे खेत में आ जाना, वरना तेरा क्या हाल कर सकता हूँ यह बताने की जरूरत नहीं है। यह कहकर जमींदार अपने नौकर के साथ चला गया। जमींदार के जाते ही मोहन ने गुस्से से एक डंडा उठाया और गधे को मारने ही वाला था कि अचानक उसके हाथ रुक गए। आखिर क्यों? जमींदार की फसल मैंने जानबूझकर खराब की है मोहन, इसके पीछे मेरी एक योजना है। गधे के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर मोहन चौंक गया। वो डरते हुए घर के अंदर भागा और सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। क्या वास्तव में इसने इंसानी आवाज में बात की? हाँ संजना, वास्तव में। संजना मोहन के साथ गधे के पास आ पहुंची। तुम्हारे पति से ही कह रहा हूँ। हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ मैं। मोहन, जाकर इसे गधे को जंगल में छोड़कर आओ। पता नहीं ये कौन है। ये गधा नहीं, जरूर कोई राक्षस या पिशाच है। नहीं, मैं ना कोई राक्षस हूँ और ना ही पिशाच। तो फिर तुम हो कौन? नहीं जमींदार के खेत में मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं तुम्हें खुद बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगे, इसलिए चाहता हूँ कि तुम आज रात मेरे साथ जमींदार के खेत में चलो और मेरी मदद करो। जमींदार के खेत में मैं नहीं जाऊंगा। ओहो, तुम्हें वैसे भी वहां जाना ही पड़ेगा। जमींदार तुम्हें धमकी देकर गया है। संजना ने गधे की आंखों में गहरी उदासी देखी और उसके मन में अचानक करुणा जागी। न जाने क्यों मुझे लगता है कि हमें इस गधे की बात माननी चाहिए। हाँ, पहली बार तुमने कुछ कहा है संजना। तुम्हारी बात मैं जरूर मानूंगा। ठीक है, मैं चलूंगा, लेकिन हाँ, तुम्हें वहाँ कोई हरकत नहीं करनी है, समझ गए? हम समझ गया, चिंता मत करो। बस वही करना जो मैं कहूँगा। चलो। आधी रात को मोहन गधे को लेकर चुपके से जमींदार के खेत में पहुंचा। खेत को रखवाली कर रहा नौकर उसे देखकर चौंक गया। अरे, तो यह गधा यहाँ लेकर क्यों आ गया? यह गधा अब कुछ नहीं करेगा, मैं साथ में हूं ना। अगर इसने जरा से भी हरकत की तो मैं इसका तो ऐसा बुरा हाल करूंगा कि खेत की सारी बर्बादी मैं रात भर में ठीक कर दूंगा। ठीक है? नौकर मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए वहां से चला गया। हाँ, अब बताओ क्या करना है? जमींदार की हवेली जाओ और वहाँ चुपके से नजर रखो। तुम्हें शायद कोई अजनबी दिखाई देगा, उसकी और जमींदार की बातें ध्यान से सुनना। मोहन दबे पांव हवेली पहुंचा और छुप कर देखने लगा। तभी एक नकाबपोश आदमी हवेली में दाखिल हुआ। मोहन चौंक गया और अंदर घुसकर सुनने लगा। आओ आओ मंत्री जी, आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। अरे, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि मेरा काम हो गया है? देखिए मंत्री जी, मैंने एक पहुंचे हुए तांत्रिक से कहा था ना, उसने राजा कर्ण को अपनी तंत्र शक्ति से गायब कर दिया है। अब वो कभी महल नहीं लौटेगा। लेकिन अगर राजा कर्ण 1 महीने में वापस आ गया तो फिर तो मेरी सारी योजना पर पानी फिर जाएगा। चिंता मत करो, तांत्रिक ने मुझे एक विचित्र पत्थर दिया है। जब तक यह पत्थर मेरे खेत में गड़ा है, राजा कर्ण कभी लौट कर नहीं आएगा और मेरे खेत में कोई गांव वाला आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। हाँ, यह सुनकर मंत्री का चेहरा खिल उठा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, पर याद है ना,
जब मैं राजा बनूंगा तो तुम्हें ऊंचा पद और जमींदारी दे दूंगा। हाँ हाँ, यही हमारे सौदेबाजी थे। यह सुनकर मंत्री दोबारा नकाब पहनकर घोड़े पर बैठा और हवेली से चला गया। मोहन यह सब देखकर और सुनकर दंग रह गया था। हवेली में यह सब सुनने के बाद मोहन दबे पांव खेत में लौटा और वहां गधा उसका इंतजार कर रहा था। गधे भाई, मैंने सब कुछ सुन लिया। जमींदार और मंत्री दोनों राजा कर्ण के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार उन्होंने हमारे राजा को गायब कहाँ किया है। मैं इस रहस्य को पहले से जानता था, इसी कारण मैंने जानबूझकर खेतों में तबाही मचाई ताकि जमींदार तुम्हें यहाँ लाए और फिर मैं तुम्हें हवेली पर नजर रखने के लिए भेज सकूं। ओह, मतलब तुम सब कुछ पहले से जानते थे। हाँ, अगर तुम्हें अपने राजा को बचाना है तो अब एक ही रास्ता है, उस खेत में दबे हुए पत्थर को ढूंढना। मोहन का दिल जोरों जोरों से धड़कने लगा। हाँ, अगर मामला मेरे राजा की जान का है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मंत्री जी शकल से ही झूठ झलक रहा था। अगर वह राजा बन गया होता तो सारी प्रजा मुसीबत में पड़ जाएगी। मैं खोजूंगा उस पत्थर को, चिंता मत करो। पूरी रात मोहन खेत में इधर उधर तलाश कर रहा था। अंधेरे में मिट्टी खोदता, घास उखाड़ता और उम्मीद लगाए। आखिरकार सुबह की पहली किरण में उसकी नजर एक अजीब पत्थर पर पड़ी जो रंग बिरंगी किरणों में चमक रही थी। हाँ, यही है वो पत्थर। हाँ, यही वो साबित पत्थर है। अब इसे लेकर चलो साधु महाराज के पास। मोहन गधे को साथ लेकर सीधा उस साधु के पास पहुंचा जिसने उसे गधे के बारे में बताया था। उसने पूरी घटना सुनाई और पत्थर साधु के हाथों में सौंप दिए। देखो मोहन, इस पत्थर में असीम तांत्रिक शक्ति है। अब देखो इसका अंत। ओम नमः शिवाय। साधु ने पत्थर को जमीन पर रखा और मंत्रों का उच्चारण करने लगा। अचानक पत्थरों में चिंगारी उठी और आग की लपटें फूट पड़ी। देखते ही देखते पत्थर राख में बदल गया। तभी जमीन हिलने लगी और रंग बिरंगी रोशनी के बीच गधा बदलने लगा। हे भगवान, यह क्या हो रहा है। और अगले ही पल गधे की जगह एक वृद्ध लेकिन तेजस्वी राजा खड़े हो गए। राजा कर्ण, तो इसका मतलब आप ही गधे के रूप में थे। देखा मोहन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम्हारी किस्मत में राजयोग लिखा है। मैं अभी तक कुछ समझ नहीं पाया साधु महाराज। बात बहुत साधारण है मोहन। राजा कर्ण की कोई संतान नहीं है और इसी बात का फायदा राजा का मंत्री उठाना चाहता था, लेकिन वो सीधे तौर पर राजा पर आक्रमण नहीं कर सकता था, इसलिए उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने रामनगर गांव के जमींदार की मदद ली और उसे राजा कर्ण को रास्ते से हटाने के लिए राजकीय किया। जमींदार तंत्र मंत्र में ज्यादा रहता था, इसलिए वह एक तांत्रिक से मिला। उसने तांत्रिक के सामने यह प्रस्ताव रखा कि काले जादू से राजा कर्ण को खत्म कर दो, मगर तांत्रिक ने कहा कि मैं खुद ऐसा करूंगा जिसकी कल्पना भी आप किसी ने नहीं की होगी। जब भी राजा कर्ण शिकार करने जाएगा तो मुझे बता देना। कुछ दिन बाद जब राजा कर्ण शिकार करने गया तभी तांत्रिक वहां पहुंचा और अपनी शक्तियों से राजा कर्ण को गधे में परिवर्तित कर दिया और उसका असली रूप एक विचित्र पत्थर में कैद कर दिया और वह पत्थर जमींदार को दे दिया और कहा उसने कि जब तक यह पत्थर तुम्हारे पास रहेगा राजा कर्ण महल नहीं पहुंचेगा। मगर तांत्रिक यह नहीं जानता था कि समय बदल भी सकता है,
एक दिन राजा कर्ण गधे के रूप में मुझे मिला और उन्होंने अपनी सारी व्यवस्था सुनाई। मैंने राजा कर्ण को भरोसा दिलाया कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। और मोहन, आगे की कहानी तो तुम जानते ही हो। हाँ चलिए ठीक है, महाराज सुरक्षित हैं, यह सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। और मोहन, मेरी कोई संतान नहीं है, तुम ही मेरे उत्तरदायी हो और तुम ही इस राज्य के अगले राजा हो। राजा करण मोहन के साथ उसके घर पहुंचा और सारी घटना संजना को बताई। संजना बहुत खुश हुई। अब से तुम दोनों का स्थान यहाँ नहीं बल्कि महल में है। राजा करण को मोहन और संजना को लेकर महल पहुंचे। महल में राजा करण को देखकर मंत्री बुरी तरह डर गया और राजगुरु खुश हो उठे। मंत्री को बंदी बना लो, यह गद्दार है। सैनिकों ने तुरंत मंत्री को बंदी बना लिया। कुछ देर बाद जमींदार को भी पकड़ लिया गया। दोनों को हमेशा कैद में कर लिया गया और इस तरह मोहन और संजना को राज्य का अगला राजा और रानी घोषित कर दिया गया। एक गरीब लकड़हारा जिसने हमेशा बदकिस्मती झेली थी, किस्मत के अद्भुत खेल से आखिरकार वह राजा बन गया।